नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भारत की नदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको नदियों के विषय में जानकारी हो जाएगी और तब ये वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वैसे भी आप देख रहे हैं तो पहले मैं प्रीफर करूँगा कि आप उसको विजिट करिए तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई है 4503 किलोमीटर और इन 6 राष्ट्रीय जलमार्गों से लाभान्वित होने वाले जो राज्यों की संख्या है वो है 15। इसमें केवल 2 ही महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जो ज़्यादातर एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की। तो आप लोग देखिए वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और इसके बाद में यदि आप पहले से पढ़ें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कलम कापी लेकर बैठिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी पढ़ने वाला वीडियो देखते हैं तो कलम कापी लेकर बैठिए और उसको लिखना भी स्टार्ट करिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका नोट्स भी तैयार होगा, आपका जो मतलब वीडियो को जब पॉज करेंगे तो लगेगा हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। नहीं तो हमारा माइंड जो होता है फिगर को ज़्यादा कैप्चर करता है और सुनी हुई बातें, लिखी हुई चीज़ों को बहुत कम कैप्चर कर पाता है। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल वाटरवे 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ये गंगा, लिख लीजिएगा, गंगा, हुगली और भागीरथी 3 नदीय प्रणालियों पर अवस्थित है। और इसके बाद में ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है हल्दिया से लेकर प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है तो प्रयागराज तक है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो आपको गंगा नदी से याद आ रहा होगा कि देवप्रयाग में जब 2 नदियां अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तब वहाँ से गंगा नदी आगे बहती है। तो जो अलकनंदा है ये सतपथ हिमानी से निकलती है और इसके बाद में जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और इसके बाद में जो गंगा नदी है आगे पश्चिम बंगाल में, इसके फरक्का में, पश्चिम बंगाल में फरक्का में 2 धाराओं के रूप में, एक धारा भागीरथी और इसके बाद में एक धारा हुगली के रूप में विभाजित हो जाती है। और जो भागीरथी नदी के रूप में बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, वहाँ पे इसका नाम है पद्मा। और इसके बाद में जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कोलकाता। हुगली नदी पर ही भारत का जो नदीय बंदरगाह है, भारत में वैसे 13 बंदरगाह हैं, यदि आप बंदरगाह का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो भारत के कुल जो बंदरगाह हैं 13 हैं। तो जो हल्दिया कोलकाता बंदरगाह है वो भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर अवस्थित है। बाकी जो 12 बंदरगाह हैं कुछ तो अरब सागर की ओर अवस्थित हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी की ओर अवस्थित हैं। यदि बात किया जाएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह या प्राकृतिक बंदरगाह तो उसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। और इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। और इसके बाद में भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है या दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है चेन्नई बंदरगाह है। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे ये जो हुगली नदी और इसके बाद में गंगा नदी और भागीरथी नदी पर भारत का नेशनल वाटरवे 1 अवस्थित है। तो ये आपका हल्दिया से, इसका पूरा दूरी तो 1620 किलोमीटर है, लेकिन हल्दिया से फरक्का तक की इसकी दूरी है 560 किलोमीटर। फिर फरक्का से लेके पटना तक की दूरी है 460 किलोमीटर। फिर पटना से लेके प्रयागराज तक की इसकी दूरी है आपका 600 किलोमीटर। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1620 किलोमीटर। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, फिर है बिहार जिसकी राजधानी है पटना, झारखंड जिसकी राजधानी रांची। एकमात्र कर्क रेखा पर वैसे भारत के 8 राज्य अवस्थित हैं, लेकिन 8 राज्यों में से केवल एक राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के पास में पड़ती है, वो है झारखंड जिसकी राजधानी रांची है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा
8 राज्य जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। फिर देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। तो अभी मैं बताया नेशनल वाटरवे यहाँ से कोलकाता से लेके ये आपका झारखंड बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। फिर देखिए जो नेशनल वाटर 2 है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 891 किलोमीटर, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में अवस्थित है। ये धुबरी से लेके सादिया के बीच में पड़ता है और इसकी जो लंबाई 891 किलोमीटर। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से आपको याद आ रहा होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के कैलाश के मानसरोवर झील के निकट चेमा यांगडुंग हिमनद से निकलती है और इसको तिब्बत में यरलुंग जंगपो या सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है अर्थशोधक। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग और ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको वहाँ पे जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं। और एक बात नोट कर लीजिएगा, यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। तो जो जमुना है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसको बांग्लादेश में कहा जाता है। और इसके बाद में ये जो जमुना है और जब पद्मा, जिसको गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, ये जब दोनों आपस में मिलती हैं तो इनका संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो भारत बांग्लादेश में अवस्थित है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में है। यदि आप राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, मैं काफ़ी ट्रिक से बताया हूँ। और इसके बाद में जो राष्ट्रीय उद्यान ये है सुंदरवन, यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। वैसे तो देखिए जो भारत है, भारत में ज़्यादातर जो बाघ, विश्व का 70% जो बाघ है भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है बाघ स्टेट मतलब टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को, एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसके बाद में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम में है वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर का है। ये भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल वाटर वे 2 है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं असम की राजधानी दिसपुर है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फिर मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 नेशनल वाटरवे 3। ये पश्चिमी तटीय भाग है वहाँ पे केरल में अवस्थित है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, जो कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में अवस्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। फिर देखिए ये जो केरल है, केरल यहीं पे दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी के जस्ट बगल में ही इलायची की पहाड़ी भी केरल में अवस्थित है। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग 4 है ये आपका गोदावरी कृष्णा जो नदी है इस पर अवस्थित है। और इसके बाद में ये आपका कन्नडा टू पुडुचेरी के बीच में अवस्थित है। तो ये आपका कन्नडा नहीं है, काकीनाडा से लेके आपका पुडुचेरी के बीच में अवस्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं। एक है माहे जो आपका पड़ता है ये केरल में पड़ता है। और इसके बाद में कराईकल और पुडुचेरी, जो कराईकल और पुडुचेरी है वो आपका
तमिलनाडु में पड़ता है। और इसके बाद में जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 जो है, इसका जो कुल लंबाई है वो आपका 1078 किलोमीटर है। और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश जो राजधानी इसकी अमरावती है। और इसके बाद में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। फिर आपका यूटी ऑफ पुडुचेरी, तो जो पुडुचेरी है उसकी राजधानी है पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है वो काकीनाडा, यहाँ पे आपका काकीनाडा है, काकीनाडा से लेके पुडुचेरी के बीच में अवस्थित है। फिर देखिए बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 5, तो ये ब्राह्मणी नदी डेल्टा पर अवस्थित है। और इसके बाद में इसकी जो लंबाई है ये आपका 588 किलोमीटर। और ये आपका गोयंगखाली टू टालचेर यहाँ पे आपका है टालचेर, तो ये आपका गोयंगखाली टू टालचेर के बीच में अवस्थित है। और इसके बाद में इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर है। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। देखिए वैसे राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, लेकिन आप 6 पढ़ लीजिए। फिर बाद में बात करते हैं नेशनल वाटरवे 6, राष्ट्रीय जलमार्ग 6, तो ये आपका बराक नदी पर अवस्थित है। और ये लखीमपुर, अब देखिए लखीमपुर से याद आता है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए जो बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 6 अवस्थित है, ये है लखीमपुर टू बांगा के बीच में आपका है। और ये अभी प्रोसेस में चल रहा है, अभी बन रहा है। इसकी जो लंबाई है 121 किलोमीटर है। और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं असम है, और इसके बाद में मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और इसके बाद में मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और जो असम है, असम की राजधानी दिसपुर है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मणिपुर की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिए जो बराक नदी है, बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में जो लोहित नदी होती है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी होती है। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। और जो बराक नदी है ये बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाकर मिल जाती है। तो आप नदी वाला वीडियो जब देखे होंगे तो वहाँ पे मैं बताया हूँगा, ये जो बराक नदी है ये जाके पद्मा से मिल जाती है बांग्लादेश में, और बराक नदी को सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद।